नमस्कार, मैं देविका नाडिक शिक्षांगन एजुकेशन इनिशिएटिव से और मैंने सोचा कि इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 की है उसका कुछ एक्सप्लेनेशन और उस पे जो हमारी सोच है जिस तरह से इसको समझना चाहिए उसको हिंदी में प्रस्तुत किया जाए। तो ये 5 एपिसोड्स में हमने करने का प्रयास किया है और हमारा पहला एपिसोड जो है वो एक साधारण सा ओवरव्यू या उसका जो एक समराइजेशन होता है कि ये पॉलिसी क्या कहना चाहती है उसके ऊपर आधारित है। तो हम शुरू करते हैं और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये हमारे संविधान पे भी आधारित है। जो हमारा भारत का संविधान है, जो उसका प्रिएम्बल है, वो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं और उसमें कुछ चीजें जो ध्यान देने लायक हैं क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो काफी मूल्य शिक्षण पे ध्यान देती है और वहां पे उनका एक विचार ऐसा है कि कुछ रचनात्मक विचार होना चाहिए, कुछ उच्च स्तर के विचार होने चाहिए या जो मतलब रटंती तरह का एक अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम होता है उससे बच्चों को दूर ले जाएं। कुछ हमारे बच्चों में हम एक इस तरह का साइंटिफिक टेम्पर लाएं जो हर तरह से उनको मजबूर करे कि कुछ सोचे, कुछ उसमें संशोधन करें। इस तरह का उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफी उल्लेख किया गया है, तो इसके ऊपर वो आधारित है। तो एक बहुत ही आनंददायक चीज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की है जिससे कि हर्ष उल्लास छा गया है और छा जाना चाहिए पूरे शिक्षण क्षेत्र में, वो ये है कि वो उसका पूरा जोर हमारे शिक्षण नीति की क्वालिटी पर है कि किस प्रकार हम इसको इम्प्रूव कर पाए। इसलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसका पूरा ध्यान हम अपने प्रेजेंटेशन में 5 अलग अलग हमारे एपिसोड्स हैं या इन 5 ये जो श्रृंखला है 5 एपिसोड्स की, इसमें हम करिकुलम की बात करेंगे यानी पाठ्यक्रम की और पेडागोजी की भी बात करेंगे जो कि शिक्षण प्रणाली के बारे में बात करती है, जो कि एनईपी 2020 में कहा गया है। हम सब जानते हैं क्योंकि हम शिक्षण क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा क्षेत्र में, कि इन्होंने अब इसको 5+3+3+4 इस तरह से 15 साल का स्कूलिंग प्रोसेस का इन्होंने एक हमारे सामने हम प्रस्तुतिकरण किया हुआ है। तो पहले 5 साल जो है वो जिसको हम समझते हैं नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट और दूसरी की कक्षा तक, वो पहले 5 साल है। जो नेक्स्ट 3 साल की सीढ़ी है वो तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा। उसके बाद की 3 साल की जो सीढ़ी है वो 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा और उसके बाद के जो 4 हैं वो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा। इस तरह से 15 साल का इन्होंने एक हमारे सामने रखा हुआ है कि इस तरह से हम यदि बांटे तो इस तरह से हम पाठ्यक्रम को भी बांटेंगे और हमको समझने में सहूलियत हो जाएगी कि एनईपी 2020 का सार क्या है और मैं इसी को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम बचपन से इस देश में पढ़े हैं और हमको मालूम है कि हम सब रट रट के पढ़े। कोई अच्छी टीचर मिल गई तो शायद हमने कुछ समझा, या मैं खुद एक टीचर हूं और मेरा सादर प्रणाम है सभी शिक्षकों को, लेकिन ज्यादातर हमारा एक कल्चर रहा है, हमारी परंपरा रही है कि हम रटते हैं। अब क्या है कि इसमें बहुत सी चीजें हम मिस कर गए, शायद हमें समझ में नहीं आई और जिंदगी में हम उनसे वंचित रह गए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो डिमांड कर रही है, उनकी एक ऐसी इस तरह की अपेक्षा है कि हम बच्चों को रटंती के एक परंपरा से दूर ले जाकर समझने का प्रयास करें, उनको समझाने का प्रयास करें और इसीलिए इसका पूरा फोकस जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग पे है। उच्च श्रेणी के विचार जिसको हम कहते हैं, कुछ लोअर ऑर्डर थिंकिंग, कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग, और उसमें भी उन्होंने इस तरह से उल्लेख किया है जैसे एनालिसिस हो, चिकित्सा करना, क्रिटिकल थिंकिंग हो या रचनात्मक थिंकिंग हो या समस्या का समाधान करने के कुछ हमें उनके तरीके बताएं। इस तरह से हम इस तरह से समझें इसको कि वो कह रहे हैं द पॉलिसी में कि हम रटंती के परंपरा से दूर जाकर बच्चों को इस तरह से समझाने और पढ़ाने की कोशिश करें कि वो उनका ज्ञान जो आकलन हो वो जिंदगी भर के लिए हो और समझ पाए। तो कंटेंट या विषय समूह के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि वो थोड़ा सा उसको रिड्यूस करेंगे और वो ज्यादा फोकस ये जो उच्च श्रेणी के विचार है उनके ऊपर देने को हमें वो मजबूर करती है पॉलिसी, जो कि बहुत बढ़िया बात है। पेडागोजी जो शिक्षण की प्रणाली है उसके बारे में द पॉलिसी सेज कि ये एक रखिया कलाम हो चुका है और अच्छा भी है, जो कहते हैं कि अब तक तो हम बच्चों को व्हाट टू थिंक इसके ऊपर जोर देते थे कि इसको रट लो, उसको रट लो, इस तरह से लिख लो जवाब, बस। अब ये कहती है पॉलिसी कि व्हाट टू थिंक नहीं,
हाउ टू थिंक, किस तरह से विचार करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, सोच से डरना नहीं चाहिए, इस तरह के विचार इस पॉलिसी में बार बार आते हैं। फिर जो मूल्यांकन की पद्धति है, असेसमेंट, उसमें कहा है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार, और फॉर्मेटिव तरीके का होना चाहिए, जिसको कि हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। इस तरह के ये कंटेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट का एक समराइजेशन मैंने इसमें किया हुआ है। उसी को थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली समझें, क्योंकि हमको जब एक इमेज के थ्रू हम समझते हैं कोई चीज, तो उसको ज्यादा अच्छे से हमारा आकलन हो जाता है और हमारे साथ वो बात रह जाती है। तो हम कंटेंट, पेडागोजी और असेसमेंट, मतलब विषय समूह और शिक्षण की पद्धति और मूल्यांकन पद्धति को इस तरह से एक साइकिल में देखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट की एक प्रोसेस है। इसका मतलब है हमने कुछ सोचा, वो पढ़ाया, जो कंटेंट है, फिर पढ़ाने के लिए जो पद्धति है उसको पेडागोजी हम बोलेंगे, और बाद में हम मूल्यांकन कर लेंगे, असेसमेंट। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, ये हमें मौका देता है, जो कि लाल एरो दिखा रहा है, कि हम वापस जाकर देखें कि हमसे कुछ गलत तो नहीं हुआ, सारे बच्चों को क्यों नहीं समझ में आया। इसलिए इसको हम टीचिंग लर्निंग साइकिल भी कहते हैं। तो जो कंटेंट है उसमें क्या है, हर विषय के कॉन्सेप्ट्स हैं या संकल्पनाएं हैं, हर विषय के से आधारित कुछ क्षमताएं हैं जिसको स्किल्स कहते हैं, और हर विषय में जहां तक हो सके हम कुछ न कुछ मूल्य शिक्षण का भी इस्तेमाल किया करें, चुपके से, धीरे से, हर विषय में उसको अंदर लाएं। इस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हमें समझाया है, और इस तरह से मैंने इसको भी समझा है, जो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रही हूँ। अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं विषय के, उसके बारे में पॉलिसी कहती है कि सब विषय के जो कोर आइडियाज हैं उसको वो हिलाएंगे नहीं, वो वैसे ही रहेंगे। तो फिर क्या कम करेंगे वो हमें देखना है, अभी टेक्स्ट बुक्स आनी है। एक बढ़िया एडिशन वहां ये हुआ है, बेहतर है, कि हमारी अपनी भारतीय परंपरा का जो ज्ञान है, पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी रहन सहन, रीत रिवाज है, उसका भी कुछ इसमें समावेश होना चाहिए हमारी शिक्षण प्रणाली में। हमारे जो मूल्य हैं, जिसके वजह से हमारा देश वो है जो आज है, उसका भी इसमें प्रवेश होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ कंटेम्प्रेरी नॉलेज की भी बात पॉलिसी करती है, कि ये नहीं कि सिर्फ पीछे चले जाएं, आज क्या जरूरी है, आज देश के को क्या जरूरी है, ताकि हम विश्व स्तर पे समानता में बनाए रखें अपने बच्चों की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और डिजाइन थिंकिंग की भी बात पॉलिसी करती है। क्षमताओं में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हायर ऑर्डर थिंकिंग, मतलब उच्च श्रेणी की सोच के बारे में पॉलिसी विचार करती है। उसमें कई हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिस्कवरी, एनालिसिस, रचनात्मक सोच, थोड़ा संशोधन सोच, विज्ञान की सोच वगैरह वगैरह, पॉलिसी इसमें उसका उल्लेख है। फिर कुछ कंटेम्प्रेरी स्किल्स भी हैं आज के लिए, जो बहुत ही लाभदायक है और बच्चों को आना जरूरी है आगे के दुनिया के लिए। वहां उन्होंने मैथमेटिकल थिंकिंग कहा है, गणित की तरह की सोच, मतलब गणित नहीं, साधारण मैथमेटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कंप्यूटेशनल स्किल्स। हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल कोडिंग में जा रहे हैं, और डेटा इज अ बिग थिंग, तो डेटा एनालिसिस को भी पॉलिसी ने माना है। फिर जो मूल्य शिक्षण है, इसमें कुछ बहुत ही रिफ्रेशिंग, और मतलब जैसे कि एक ताजी हवा किसी ने कहीं से बह रही है, उस तरह से ये पॉलिसी मुझे नजर आई, जिसने कहा है कि वैल्यूज में हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर लें, ऑर्गेनिक लिविंग, आजकल सभी ऑर्गेनिक की बात करते हैं, एंड ऑफ कोर्स पर्यावरण के बारे में एजुकेशन। बदलता हुआ पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारे लिए एक खतरनाक संदेश लेके आ रहा है, तो उसके बारे में बचपन से ही कुछ शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, और ग्लोबल सिटीजनशिप की बात है। ये तो हुआ कंटेंट। पेडागोजी मतलब शिक्षण प्रणाली की ये पॉलिसी क्या बात करती है, ये कहते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, मतलब क्षमताओं के ऊपर जोर देना चाहिए। कॉम्पिटेंसी मतलब क्षमताएं, स्किल्स, दैट इज कॉम्पिटेंसी। सो द पॉलिसी इज सेइंग फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी रिलेटेड एजुकेशन, एंड जो एनसीईआरटी का डॉक्यूमेंट है लर्निंग आउटकम्स का, उसकी हर आउटकम इज बेस्ड ऑन अ कॉम्पिटेंसी। उसको आपने देखा होगा या देख लें। फिर ये बहुत एक अच्छा एक पॉलिसी में नया एक मोड़ है, पहले भी लोगों ने कहा हुआ है, पर इस बार जोर है कि सारे विषयों का एकत्रीकरण होना चाहिए। एकत्रीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, अलग अलग ना पढ़ाएं, सेपरेट सब्जेक्ट्स ना पढ़ाएं, ज्यादातर वो भी पढ़ाना है, जहां तक हो सके एकत्रीकरण करें।
फिर पॉलिसी बात करती है कि भारत की इतनी सुंदर भाषाएं जो हैं और वो कहीं लुप्त ना हो जाएं, इसलिए हमको हर भाषा को उतना ही महत्व देना है जितना अंग्रेजी को देते हैं या हिंदी को देते हैं हम, या अपने अपने राज्य में उस राज्य की भाषाओं को दिया जाता है। तो मल्टीलिंगुअल टीचिंग की भी बात हो रही है। मैं हम हर एक का थोड़ा विस्तार भी करने की मैं कोशिश करूंगी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो कि एक अनुभवात्मक शिक्षा प्रणाली है, अनुभव से जो हम सीख पाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हो ही रहा है। साइंटिफिक टेम्पर की बात हुई। बच्चों से सवाल का आप एक प्रयास करें, सारे सवाल टीचर ना पूछे, ये पॉलिसी कहती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, संविधान के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, तो संविधान को फिर से समझें, कम से कम प्रियम्बल को तो समझें ही, और उसमें जो मूल्य शिक्षण दिए हैं, मूल्य बताए गए हैं, उसको हम अपने कक्षा में ले आए। हर एक बात का उन्होंने ये भी कहा है, जैसे आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में आर्ट्स इंटीग्रेशन, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन, आईटीसी, स्टोरी टेलिंग को काफी जोर दिया गया है। हर भारतीय टीचर को या हर टीचर को कहीं पे भी हो, कम से कम 30 कहानियां मुंह जबानी आनी चाहिए, कभी भी बोलते आना चाहिए, और उन कहानियों को हम अपने पाठ्यक्रम में ले आए और जोड़ें। जिन चीजों को हम सिखा रहे हैं उनसे जोड़ने की कोशिश भी करें, ये कहती है पॉलिसी। नो सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब विज्ञान और ह्यूमैनिटीज का तालमेल होना चाहिए। उसी तरह से एकेडमिक विषय विशेष जो है वो, और जो वोकेशनल एजुकेशन है उसका भी तालमेल होना चाहिए, करिकुलर एंड को करिकुलर का भी। मल्टीलिंगुअल में ये कहा है कि मल्टीलिंगुअल टीचिंग यदि बच्चे की भाषा का हमने उपयोग किया, जहां से भी वो आ रहा है, जिस भी प्रांत से आ रहा है, तो इट विल बी डीपर लर्निंग, ऐसे पॉलिसी में माना है, और साइकोलॉजी भी यही मानती है। फिर वो कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब समूह के साथ बच्चों को सिखाना, यदि हम काम करना सिखाएं तो आगे चल के भी वो कॉन्सेंसस के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि द वर्ल्ड इज नॉट मेड ऑफ जस्ट वन पर्सन और वन लीडर और वन आइडिया। ये कंसेंसस के साथ ही हम दुनिया आगे बढ़ती है, और इसीलिए हम सब साथ में ग्रो करते हैं और साथ में रह पाते हैं। ये इस पॉलिसी में कहा हुआ है पेडागॉजी के बारे में। और आखिरी स्लाइड मेरी इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी में ये है कि मूल्यांकन के बारे में पॉलिसी क्या कहती है। काफी सिंपल है, ये हम पहले से जानते थे कि फॉर्मेटिव कहते हैं वो चालू रीति में कंटिन्यूअस असेसमेंट रखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन रखिएगा, ताकि आपको हमें पता पड़े कि बच्चा कहाँ है या हमारे स्टूडेंट को किस तरह की मदद की जरूरत पड़ रही है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड बात हो चुकी है। हायर ऑर्डर थिंकिंग, उच्च सोच का ज्ञान और उसका मूल्यांकन। फिर रोट मेमोराइजेशन, मतलब जिसको हम कहते हैं रटंती, उससे जरा दूर हटे और दूर हटाएं बच्चों को भी। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, संकल्पना जो है उसके बारे में बच्चों का अच्छा डीप ज्ञान हो, ताकि लाइफ टाइम रिकॉल में काम आए। और एक जो प्रश्न पूछने की भी जो पद्धति होती है उसको भी जरा हम थोड़ा सा और जोर दें, थोड़ा उसको गहराई में जाके समझें। एक बहुत खूबसूरत जो पॉलिसी ने एक कॉल आउट किया हुआ है, ये सारे शब्द पॉलिसी में से ही मैंने उठाए हुए हैं, कि सेल्फ असेसमेंट, बच्चों को हम सिखाएं कि खुद के काम का मूल्यांकन खुद कैसे करें, और खुद को हम रेगुलेट या कैसे करें, या खुद के ऊपर हम इस एक तरह का जो हम कहते हैं कि हम खुद का स्वाध्याय करें और अपना रेगुलेशन करें थॉट्स का, वो कैसे हम लाएं। ये जो कुछ एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया 3 चीजों का, कंटेंट जैसे विषय विशेष, पेडागॉजी शिक्षण प्रणाली, और असेसमेंट जो है मूल्यांकन, इन 3 चीजों के बारे में पॉलिसी क्या कहती है, ये पहली कड़ी में हमने आपको बताया। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और हम जिस तरह से आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर लाइक कीजिए। अगली कड़ी में हम एक एक चीज लेके उसका विस्तार करेंगे। थैंक यू, नमस्ते।